नमस्कार सभी को। आज की चर्चा हमारी बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिनको आप सब लोग जानते होंगे। मेरे साथ मनु दफाली जी हैं जो पिथौरागढ़ की हरेला सोसाइटी के संस्थापक हैं। थैंक यू मनुदा, हमारा आज सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आपकी माध्यम से आज हमारी पूरे पिथौरागढ़ के साथ बात हो रही है। तो थैंक यू जुड़ने के लिए। और इससे पहले कि हम आज की चर्चा शुरुआत करें, मैं थोड़ा सा सबको बताना चाह रही थी कि आज हम बात क्यों कर रहे हैं। तो मेरा नाम आद्या है और मैं देहरादून से हूँ। अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं आईआईबीटी संस्था से हूँ। और मैं और मेरी टीम पिथौरागढ़ में एक प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम है मार्गशाला। एंड इससे पहले कि हम मनुदा के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा शुरू करें, मैं आपको थोड़ा सा मार्गशाला के बारे में बताती हूँ। तो मार्गशाला एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम स्पेशली पिथौरागढ़ के लिए लाए हैं। पिथौरागढ़ के युवा लोगों के लिए जो 18 से 25 साल की उम्र के है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ा बहुत मार्गशाला के बारे में। तो मार्गशाला जो है, जैसे मैंने बताया, स्पेशली पिथौरागढ़ के लिए है। इसमें वो भी कोई भी युवा लोग जो पिथौरागढ़ से हैं, लड़के और लड़कियां जो 18 से 25 साल के हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें एक क्राइटेरिया है कि आपको पिथौरागढ़ से होना चाहिए। अब मार्गशाला में आप सीखोगे क्या, थोड़ा सा ये भी मैं आपको बता दूं। तो मार्गशाला के नाम से क्या पता आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि क्या है। इस युवा उम्र में आपको एक बहुत जरूरी निश्चय लेना पड़ता है कि आगे जाके भविष्य में क्या करना है। आगे आपको बहुत सारे राह दिखते हैं, कभी कभी बहुत सारे मार्ग दिखते हैं और कभी कुछ लोगों को मार्ग दिखते भी नहीं है। तो हम वो कैसे अपना मार्ग ढूंढ सकते हैं ताकि हम सही गंतव्य तक पहुंचे। तो मार्गशाला ऐसा ही कार्यक्रम है जो आपको 3 चीजें देगा। वो आपको देगा जानकारी, अनुभव और हुनर। और कैसे? मार्गदर्शन के द्वारा। इसमें आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे जो अपने अपने फील्ड में विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, बहुत सारा अनुभव लेके आते हैं जो आपको गाइड करेंगे और आपको सलाह देंगे। तो अगर आप मार्गशाला के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो के साथ देंगे। और आप कभी भी हमारे वेबसाइट पे जाके इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। और फेसबुक पे अगर जाएंगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। इतना मैं बताना चाह रही थी। अब और समय नहीं व्यस्त करके मैं अब मनुदा के साथ चर्चा शुरू करूंगी। तो मनुदा, थैंक यू, आप इधर हैं। एंड मैं सबको कहती हूँ कि जैसे हम मार्गशाला के द्वारा लोगों के लिए, युवाओं के लिए मार्गदर्शक ढूंढना चाहते हैं, एक तरह से आप भी हमारी टीम के लिए मार्गदर्शक रहे हैं क्योंकि आप इतने सालों से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, पिथौरागढ़ में कर रहे हैं। और आपके काम से हमने भी खुद बहुत प्रेरणा ली है। तो आपको आज कैसा लग रहा है यहाँ पे इस बातचीत में शुरुआत करके? आदित्य, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू तुम्हें, तुम्हारी पूरी टीम को, मार्गशाला में आईआईबीटी और जितने भी लोग इस पूरे प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मतलब क्या बोले, यू आर डूइंग सच ए इंटरेस्टिंग थिंग जो जिस पे मैं भी कई सालों से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड आई रियली फील ऑनर्ड कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस टीम और आप लोगों के साथ युवाओं को जोड़ पाने में, कुछ नया कर पाने में शायद हम लोग सक्सेसफुल रहें। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं पूरी मार्गशाला की टीम को, इस पूरे प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच मनुदा। नहीं, आई थिंक ये एक नई सी पहल है थोड़ी सी पिथौरागढ़ के लिए। एंड हम भी काफी आशा करते हैं कि ये अच्छी रहेगी और युवा लोग हमसे जुड़ पाएंगे और कुछ सीख भी पाएंगे। तो मनुदा, आज की हमारी जो चर्चा है वो शायद से आज के समय के लिए काफी रेलेवेंट है क्योंकि हमें पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी भविष्य का कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि पिथौरागढ़ का भविष्य हम उज्जवल कैसे बना सकते हैं। और इसमें आप शायद से हमारे साथ काफी कुछ शेयर कर पाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सालों से क्या बदलाव चल रहा है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, जो हमारी ऑडियंस है अभी, उनके लिए मैं आपको थोड़ा सा मनुदा के बारे में बता दूं अगर आप उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो मनुदा, या इनका नाम पूरा मनोज मठवाल है, पर वो जाने जाते हैं मनु डफाली के नाम से पिथौरागढ़ में। इनका काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। एंड मनुदा ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण का कोर्स करा था कॉलेज में। और वहीं से शायद से उनका मार्ग थोड़ा सा हटके रहा। उन्होंने जो भी चुना अपनी लाइफ में थोड़ा सा हटके करा। अगर आपने ये संस्था का नाम सुना है WWF इंडिया, ये लोग काफी काम करते हैं वन्य जीव संरक्षण पे पूरे ग्लोबल बेसिस पे, पूरे विश्व में। मनुदा ने देहरादून में इनका स्टेट ऑफिस सेटअप करा
उसके बाद मनुदा गुजरात के समुद्री तट पर गए, जहाँ पे उन्होंने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ व्हेल शार्क पे काम करा, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी। एंड फाइनली 2012 में मनुदा ने सोचा कि मैं क्यों नहीं वापस अपने घर पे पिथौरागढ़ में जाके कुछ खुद का करूं, जहाँ पे मैं पिथौरागढ़ के लिए भी कुछ कर सकता हूँ और अब मैंने जो भी सीखा है उसको कहीं अप्लाई कर सकता हूँ। तो फिर 2012 में करीबन 8 साल पहले मनुदा ने हरेला सोसाइटी की स्थापना करी, और हरेला सोसाइटी ने बहुत इंटरेस्टिंग काम करा है, जिसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि मनुदा ने व्हेल शार्क पे काम करा है। अगर आप जानते नहीं है तो व्हेल शार्क एक बहुत इंटरेस्टिंग समुद्री जीव है, जो दुनिया में सबसे बड़ी ज्ञात मछली है। इतनी बड़ी है, इट्स द बिगेस्ट फिश जो हम जानते हैं आज। और इसकी जो लंबाई रहती है ये 50 फीट तक रहती है। और अगर आप तुलना करेंगे तो अगर आपके एक स्कूल बस देखें, नॉर्मल स्कूल बस, तो उसकी भी लेंथ करीबन 45 फीट रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये व्हेल शार्क कितनी बड़ी मछली होती है। और ये एंडेंजर्ड है, मतलब इसमें इसको खतरा है कि ये खत्म हो जाएगी इसकी प्रजाति। तो मनुदा ने जो काम करा है इसके संरक्षण पे ही करा है। तो इनका काफी अच्छा बैकग्राउंड है, ये समझते हैं इन सब चीजों को, और अब ये सब सारी जानकारी ये पिथौरागढ़ लाए हैं। अब 2012 में जो हरेला सोसाइटी शुरू किया गया, ये 8 साल की एक जर्नी रही है मनुदा की, जहाँ पे ये बहुत सारे युवा लोगों के साथ काम करते हैं। और हरेला का जो उद्देश्य है उसके बारे में थोड़ा सा मैं मनुदा से पूछूंगी। और मनुदा, आप जरूर ये भी बताइएगा कि हरेला का जो टैगलाइन है, एकम इति भूमि, इसका क्या मतलब है? और हरेला सोसाइटी शुरू करके आपने क्या सोचा था, कि आपका क्या विजन था कि आप हरेला के साथ अचीव करना चाहते हैं? ओके, वेल, coming straight to your question, एकम इति भूमि, तो it was a very interesting thing। इवन जब हम लोगों ने कॉइन किया था, ये टैग कहना चाहिए, हम लोग जब हरेला के बारे में सोच रहे थे तो मेरे जो टीम में और 2 लोग थे, शिवम श्रोत्रिय और नीरज, इवन हम लोगों ने जीमेल चैट पे ही हम लोगों ने इसको कॉइन किया, एंड इट वाज आउटकम ऑफ अ डिस्कशन। और हम जो तीनों लोग हैं जो हरेला से भी जुड़े हुए हैं, हम तीनों लोग ये कंजर्वेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, संरक्षण, अलग अलग चीजों पे हम लोग हमारा काम रहा है। तो ओवरऑल बहुत कुछ हमें यही लगा कि हम लोग, अभी तो काफी कॉमन है जो हम लोग कई बार सुनते भी हैं कि जो इंसान है वो अलग अलग जगहों पे जीवन ढूंढने के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, उतना रिसर्च कर रहा है, लेकिन जो ऑलरेडी जहाँ पे हमारे पास जीवन है, हमारी पृथ्वी पे जहाँ पानी है, मतलब जीवन जीने की सारी कंडीशंस हैं, और वहाँ उस जीवन को बचाए रखने के लिए हम उतने ज्यादा मतलब हमारे एफर्ट्स दिखते नहीं है। तो इट इज बेसिकली फ्रॉम दैट कि भाई हमारे पास एक ही अर्थ है अभी तक, तो मतलब अभी बोला जाता है कि हाँ फला फला स्टार में पृथ्वी जैसी कंडीशंस हो सकती है, सारी चीजें, लेकिन देखा जाए तो अभी तक जो हमें पता है वो यही कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ है, हमारे पास एक ही घर है। और अगर आपको और हमें जिंदा रहना है तो हमें इस घर को बचाए रखना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। तो मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव इन अ सेंस कि हम कई बार चीजों को रहते हैं ना कि मतलब अच्छा ये खत्म हो जाएगा तो हमारे पास अल्टरनेटिव है, ये दूसरी चीज है। जी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे पास एक ही चीज है, और अगर ये नहीं बचेगी तो वी आर फिनिश्ड, मतलब कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये है। और जब हम बोलते हैं कि घर बचा रहे, तो घर बचे रहने में फिर चीजें आती हैं, मतलब उससे जुड़ी हुई चीजें आती हैं। जब मैं चीजें बोल रहा हूँ तो इसका मतलब रिसोर्स है, ठीक है। उस रिसोर्स में हमारे अलावा जो और प्रजातियां हैं वो आती हैं। जब मैं रिसोर्स की बात करता हूँ तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी हवा, पानी, खाना, और ये सारी चीजों का जो पूरी इकोलॉजी है वो पूरा एक बिग रिसोर्स है, ठीक है। तो वो सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है ना। तो हरेला में जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी तो हम लोगों ने यही देखा कि देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट व्हिच इज हैपनिंग बिटवीन ये रिसोर्सेज और लोगों के बीच में। और उसी कनेक्शन को दोबारा से जोड़ने की कोशिश में हम लोगों ने हरेला की शुरुआत करी थी 2012। और व्यक्तिगत रूप पे मेरी जो जर्नी रही है, जब मैं कॉलेज में था और मेरे को शुरुआती जब पता चल रहा था कि अच्छा वाइल्ड लाइफ जैसा कुछ फील्ड होता है, माय इनिशियल इंस्पिरेशन वाज डिस्कवरी एंड नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। और अच्छा। पिथौरागढ़ जैसी जगह में जब मैं वो चैनल्स देखता था तो मुझे लगता था हाँ ये हो सकता है, बट ऑब्वियसली ये भी लगता था कि यार पिथौरागढ़ जैसी जगह में रह के कैसे हो सकता है।
हम्म। लेकिन इंटरेस्ट था कि मतलब हाँ करना है, शायद कर लूंगा ये, मतलब बट देयर वाज नो क्लैरिटी, कोई पता नहीं था कैसे होगा या कहाँ कैसे मैं इस फील्ड में जा सकूंगा। तो खैर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उस दौरान मैं ये ज्यादा सोचता था कि यार लाइफ में ना एक भी स्पीशीज के लिए मैं कुछ कर पाया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, मतलब हम्म। भले ही वो डॉल्फिन हो, भले ही वो कोई मछली हो, भले ही वो कोई मैमल स्पीशीज हो। उस समय सोच ऐसी थी, लेकिन जब मैं और चीजें कुछ ऐसी होती रही कि मुझे मौका भी मिलता रहा इन चीजों के ऊपर काम करने का, और जब मैं काम करने लगा तभी जो जर्नी रही है, तो उस जर्नी में मेरी एक वो सोच भी उसी तरीके से, कहना चाहिए लर्निंग भी उसी तरीके से रही कि ठीक है, एक स्पीशीज के ऊपर काम करना एक अलग तरह का साइंस रिसर्च जरूरी है, वो होना जरूरी है, बट ओवरऑल जो दिक्कत है पूरी दुनिया के सामने वो रिसोर्सेज की है। हम्म। अगर नदियां ही नहीं बचेंगी तो आपकी मछलियां, डॉल्फिन या जो भी इसमें जलचर जीव रहते हैं वो कहाँ रहे, है ना। अगर नदियां ही नहीं बिल्कुल। रहेंगी तो आपके लिए पीने के लिए पानी कहाँ रहेगा। अगर समंदर ही नहीं रहेगा तो फिर जो हम हर दूसरी सांस जो लेते हैं वो समंदर की होती है, वहां जो एल्गे होती है, तो अगर समंदर ही नहीं रहेंगे ढंग के तो फिर हमारी हवा कहाँ से आएगी। तो बेसिक थिंग बिल्कुल। वाज कि हम क्यों ना इन रिसोर्सेज के ऊपर बात करें, क्यों ना हम लोगों का ध्यान इस ओर लाएं कि आप कुछ भी कर लें लाइफ में, बट आपको अपने रिसोर्सेज के बारे में सोचना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल। ओवरऑल, और सोचने के साथ साथ कहने का मतलब है कि अपनी लिविंग भी आपको इन्हीं के आसपास जोड़नी पड़ेगी, मतलब आप इससे बिल्कुल हट के नहीं कुछ कर सकते, और बहुत बेहतर होगा कि अगर आप इसके पैरेलल्स कुछ वर्ल्ड क्रिएट कर सके अपना। जी। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम ऐसे पहले लोग थे जो ऐसा सोच रहे थे या सोच रहे हैं, बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं, लोग हैं जो सोच रहे हैं इन कामों के बारे में, इन चीज इस थॉट के ऊपर, और इसी का जो आउटकम था वो हरेला रहा, एंड इन 2012 वी स्टार्टेड। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये कुछ नया नहीं कह रहे हैं आप। शायद से जो हमारे पहले के जो भी जनरेशन्स थे उन सबको पता था कि हम धरती से जुड़े हुए हैं, जो धरती के संसाधन है उसी की वजह से हमारी दिनचर्या चलती है। एंड शायद से आजकल के तकनीकी युग में क्या पता हमारा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, हम दूर हो गए इन चीजों से। तो आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप युवा वर्ग को वापस इसमें जोड़ रहे हैं। आप युवा वर्ग को रियलाइज करवा रहे हैं कि एक्चुअली जो भी हमें वो सब धरती से आता है, एंड एक वी हैव वन अर्थ, हमारे पास एक ही धरती है, हमें इसका संरक्षण करना पड़ेगा। तो हरेला में आपका अनुभव कैसा रहा है मनुदा, कि आपने इतने सारे लोग, शायद से 300 से ऊपर युवाओं के साथ काम करा होगा पिछले 8 साल में? इनफैक्ट इससे कुछ और ज्यादा ही होगा, क्योंकि हरेला हम लोगों ने हरेला कई और जगहों पे भी है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे वॉलंटियर ग्रुप्स, वी आर इन दिल्ली, हैदराबाद और देहरादून, हल्द्वानी, तो ऐसी कुछ कुछ जगहों में भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो जब वो देख रहे थे सोशल मीडिया के थ्रू कि हम कुछ कुछ जो काम कर रहे हैं, दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इनटू इट, तो हम लोगों ने ऐसे वॉलंटियर ग्रुप्स क्रिएट किए हैं जिसमें काफी ज्यादा युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। तो सबसे इंटरेस्टिंग तो ये रहा कि जब हम थे हमारे कॉलेज के समय में, मतलब ऐसा कुछ मतलब मेरे को जैसे बहुत इंटरेस्ट था, बट मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मेरे सामने ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जहाँ पे जाके मैं बिल्कुल। बता सकूं कि भाई मुझे सीखना, मुझे जाना। इनफैक्ट मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब पिथौरागढ़ में फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ रहा था, तो उस समय मेरे पास तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में एक ही किताब थी, इतनी मोटी सी, और कोई अच्छा। श्रीवास्तव करके कोई हाँ, तो वो एक छोटी सी किताब हुआ करती थी, तीनों साल वही पढ़ी, मतलब कोई नई किताब ही नहीं आई कॉलेज में। तो उन तीनों साल मेरा पढ़ने का और जानने का जो एक मात्र सोर्स था अखबार थे। अखबार में उस समय मुझे अभी भी आता है, पिट्ठू साइकिल के वो आते थे, आर्टिकल्स आते थे अलग अलग अभ्यारण्यों और के बारे में। तो कहने का मतलब है बहुत लिमिटेड, क्या कुछ था ही नहीं कि कोई गाइड कर सके, कहीं कोई बता सके चीजों को। तो यहाँ पे जरूर वो लोग जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, यहाँ पे वाकई में वो लोग जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, हरेला के थ्रू वाकई में वो बच्चे जो पेड़ पत्तियों को देखकर एक्साइट होते हैं, वो बच्चे जो कीड़े मकोड़ों को देखकर जानना चाहते हैं उनके बारे में, जी जी जी। वो लोग, वो युवा जो जंगल में लगने वाली आग को लेकर परेशान हो हम्म। जाते हैं, उनको लगता है यार मुझे कुछ करना चाहिए, वो बिल्कुल। लोग जो जानना चाहते हैं कि पिथौरागढ़ में पानी कहाँ से आता है। तो मतलब ऐसे करके जो भी थोड़ा इंटरेस्टेड ग्रुप है उन लोगों को कम से कम कहूंगा कि छोटा मोटा प्लेटफॉर्म देने में मतलब सक्सेसफुल रहे, कि हम आए और इन सब चीजों के बारे में सीखें, समझें और साझा करें। बिल्कुल। और बहुत इंटरेस्टिंग ये भी रहा कि हरेला में जब हम यूथ कोई भी आता है तो हमारे दो बहुत क्लियर कट
क्या कहना चाहिए, डायरेक्शंस रहते हैं बच्चों को, डायरेक्शंस भी कह सकते हो, या फिर कहना चाहिए हम उनके साथ जिन 2 मुद्दों पे काम करते हैं। एक तो ये कि हम उन्हें हमेशा से ये मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको लाइफ में जो करना है आप वो करो, बिकॉज़ यू हैव ओनली वन लाइफ। जैसे हम कह रहे हैं देयर इज़ ओनली वन अर्थ, यू हैव नो अल्टरनेटिव। सो बिल्कुल। ऐसे ही आपके पास एक ही लाइफ है, देयर आर नो अल्टरनेटिव। आपको नहीं पता मरने के बाद क्या होगा, कैसा होगा। तो एक लाइफ है तो क्यों ना उसे अपने हिसाब से जिया जाए, और जो आप करना चाहते हो उसे करो। और ये कहूँ तो ये मैं खुद से जो मेरी लाइफ में हुआ है, मैं कहूँ तो ये नहीं कहूँगा कि किसी को मैं इम्पोज करना चाहता हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक वही किया जो मुझे पसंद है, अपनी लाइफ रहा हमेशा, जो इंटरेस्ट रहा। हम्म। और उसमें बहुत मजा आता है अपनी मन की करने में, है ना। तो एक तो मैं चाहता हूँ, हम हमारा हमेशा रहता है कि यार आप क्या करना चाहते हो, आप थोड़ा उस पर फोकस्ड हो। ठीक है, कंफ्यूजन होगा और उससे निकलोगे, कुछ कुछ करोगे एक्सपेरिमेंट। तो हम एक तो उस और बच्चों को थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करते हैं, ये कहना चाहिए कि बताने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, हम हमेशा उसके साथ ये जरूर जोड़ते हैं कि आप कुछ भी करें लाइफ में, आप टीचर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप डांसर बन जाओ, आप म्यूजिशियन बन जाओ, वट एवर यू बिकम इन योर लाइफ, बट आप बिना हवा पानी और खाने के नहीं रह सकते। एंड जब ये हम बात कर रहे हैं तो वही बात है, रिसोर्सेस, बिना रिसोर्सेस को बचाए आप नहीं रह सकते, बिकॉज यू कैंट ईट मनी। तो वो जो कंसर्न है बेसिक, हमारे बेसिक्स के लिए, वो कंसर्न हम हमेशा उनके अंदर डालना चाहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंगली पिछले 8 सालों में जो हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं, दे आर मेनी मेनी ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड इन देयर फील्ड। बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जगहों में जाके बच्चे काम कर रहे हैं। बट आज भी जब कभी वो अपने आसपास कोई चीज होती हुई देखते हैं पर्यावरण से संबंधित, या पर्यावरण क्या, उनसे उनसे होते हुए संबंधित जो भी चीज देखता है, दे आर सेंसिटिव। कम से कम सेंसिटिविटी आई है उनमें, और वो अपने लेवल पे कुछ कुछ करने की कोशिश भी करते हैं। एंड इसी का नतीजा है कि अलग अलग शहरों में जब पिथौरागढ़ से बच्चे जाते हैं, तो वहां पे जाके अपने तरह का एक हरेला का ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे वो वहां के लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और वहां के लोगों को जो हमें बेसिक थीम की बात कर रहे हैं, रिसोर्सेस, तो उसके बारे में थोड़ा जागरूक करने की कोशिश करते हैं। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वो कैसे उसको कैरी कर रहे हैं आगे, मतलब अपनी लाइफ में भी और दूसरों के साथ भी। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक आपने 2 बहुत ज़रूरी मुद्दों के बारे में बात करी है मनुदा। एक तो है कि हमें पता करना चाहिए कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जैसे आपने बोला वही करो जो आपको पसंद है, और शायद से जब आप वो चीज़ करोगे जिसमें आपको रुचि है, आप उस चीज़ को पसंद करते हो, तभी आप उसमें अच्छा काम कर पाओगे। तभी यू विल बी एबल टू डू योर बेस्ट। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब स्पेशली बचपन और युवा वर्ग में हम एक्सप्लोर करें, हम देखें कि क्या-क्या अलग-अलग विकल्प हो सकते हैं। आपने पता नहीं कहाँ से ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का फील्ड चुना, और आपके आसपास ऐसा कोई भी नहीं था जो ये कर रहा था। शायद से आपके पास उस समय सलाहकार और मार्गदर्शक भी कम रहे होंगे, पर आपने कहीं ना कहीं से अखबार से हो या तो टीवी से हो, आपने जानकारी ली और फाइनली आपने वो फील्ड भी चुनी। और दूसरी बात जो आपने कही, जो मेरे को बहुत जरूरी लगती है, कि आप चाहे जो भी करो लाइफ में, कोई भी प्रोफेशन चूज करो, कोई भी करियर चूज करो, पर आपको अपने धरती से फिर भी जुड़ा रहना है। आप कॉन्शियस सिटीजन कैसे बन सकते हो, चाहे आप पिथौरागढ़ में रहो या हैदराबाद में या कहीं पे भी, आप ये याद रखो कि आपका हवा पानी कहाँ से आ सकता है और आपकी क्या जिम्मेदारी है उसको ठीक रखने के लिए। एंड इट्स ग्रेट टू हियर कि जो लोग हरेला के वो जो वॉलंटियर्स हैं, वो जहाँ पे भी जा रहे हैं वो इन बातों को मद्देनजर रख रहे हैं और इन चीजों का की जानकारी और अपने माध्यम से भी फैला रहे हैं। तो जैसे हम ये बात कर रहे हैं हवा पानी का, अभी कोरोना के समय में पता चल रहा है कि लॉकडाउन हो रहा है, तो कहीं कहीं पे जंगलात वापस आ रही है, कहीं कहीं पे वन्य जीव वापस आ रहे हैं। पर तो क्या पता ये वन्य जीव के लिए तो अच्छा हो, पर जो जिस तरह का बदलाव हम देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बदलाव पहले नहीं हुआ है। पिथौरागढ़ में स्पेशली आई वुड से पिछले 10-20 साल में काफी बदलाव हुआ है, जो आपने देखा क्योंकि आप वहां पे रह रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं हमें कि पिछले 10-20 साल में आपने किस तरह का बदलाव देखा है, और ये हमें क्या बताता है, ये अच्छा रहा है, बुरा रहा है, या किस तरह का रहा है, और हमें क्या सीखना चाहिए इससे? बिल्कुल, इनफैक्ट जो बदलाव हो रहे थे वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। मेरा सब कुछ मतलब अपना करियर छोड़ के, करियर इन द सेंस बिकॉज आई वाज डूइंग अ जॉब, राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग अ जॉब इन हरेला। हम्म। मैं भी और लोगों की तरह वॉलंटियर ही हूँ, बट वो जॉब छोड़ के हरेला शुरुआत करने का रीजन ही था कि बहुत बदलाव मैं अपने आसपास, पिथौरागढ़ के आसपास देख रहा था। एज यू टोल्ड कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वाइल्ड लाइफ रिसर्च में रहा है, डॉल्फिन, शार्क्स,
अलग अलग तरह की चीजों पर मैंने काम किया हुआ है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। उसमें भी बहुत बार मैंने जो है कम्युनिटीज के साथ काम किया है, बच्चों के साथ काम किया है, यूथ के साथ काम किया है। खैर उस बारे में कभी बात करेंगे। बट उसके उस काम के दौरान मैं जब जब पिथौरागढ़ आता था तो बहुत से चेंजेस मैं यहाँ देखता था। जैसे जिन छोटे छोटे गाड़ गधेरों में, यहाँ के छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स है जहाँ मैंने तैरना सीखा, वो वहाँ पानी बहुत खराब हो चुका है। और जो छोटे छोटे जो तालाब होते थे यहाँ पे, में मिट्टी भर गई है, गाद भर गई है। जो कैलेमिटीज हैं, मैं नेचुरल कैलेमिटी शब्द नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ कैलेमिटी बोलूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से हम बहुत तेज है इस मामले में, हम हर चीज को नेचुरल उससे जोड़ देते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं, हर एक के पीछे कहीं ना कहीं आज के समय में तो कह सकते हैं ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल। सो आई विल से कैलेमिटीज। सो जो बहुत तरह की कैलेमिटीज जो हमने कभी नहीं देखी थी जब हम छोटे थे, दे वर मोर फ्रिक्वेंट नाउअडेज। जैसे क्लाउड बर्स्ट हमने कभी नहीं सुना था जब हम छोटे थे। राइट। मतलब इवन जब मैंने पहली बार क्लाउड बर्स्ट सुना, मुझे लगा, मैंने कहा किस बेवकूफ ने ये शब्द बनाया हुआ है, बादल कैसे फट सकता है, बादल फटना कैसे हो सकता है, फिर पढ़ा कि ऐसे ऐसे होता है। और ये तो वो बहुत फ्रिक्वेंट है आजकल, मतलब कह सकते हैं कि उत्तराखंड हब कह सकते हो अभी बादल फटने को लेकर। तो वो बहुत नया था हमारे लिए, जो इन 15-20 सालों में होना शुरू हो गया था। जंगलों में लगने वाली आग बहुत फ्रिक्वेंट हो गई थी। और सबसे ज्यादा जो मुझे परेशान कर रहा था हर बार पिथौरागढ़ आके, वो था रिसोर्सेस का हाल। जैसे हमने शुरुआत में बात करी रिसोर्सेस को लेकर, वही रिसोर्सेस के हाल मैं गुजरात में देख रहा था, वही मैं और जगहों पे देख रहा था, दिल्ली में देख रहा था, जहां जहां मैं काम कर रहा था उन जगहों पे देख रहा था। और पिथौरागढ़ एक बहुत बड़ा शहर ना होने के बावजूद भी वही हाल मैं पिथौरागढ़ में भी देखता था, मतलब रिसोर्सेस के हाल। और रिसोर्स जब मैं बोलता हूँ तो हवा के जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका पानी, जो हम बोलते हैं पानी का हाल। हालांकि पिथौरागढ़ एक डेजर्टेड एरिया नहीं है, कोई मरुस्थल में हम नहीं रहते हैं, उसके बावजूद पिथौरागढ़ में अभी भी कहूँ तो पानी इज अ बिग प्रॉब्लम। जबकि पिथौरागढ़ के आउटस्कर्ट्स में 2 बड़ी नदियां बहती हैं, जबकि पिथौरागढ़ में इनफैक्ट अभी भी मैं हल्के से एक स्वेटर पहन के बैठा हूँ, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, कल से बारिश हो रही है यहाँ, हमेशा हर हफ्ते 2 हफ्ते में अच्छी खासी बारिश हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जहाँ से हमारे नदी धारे निकल रहे हैं, छोटे छोटे धारे हैं, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी पानी, इतना बारिश हो रही है, जो हमारे जंगल हैं, सारे रिसोर्सेज में बहुत ड्रास्टिक चेंज मैंने नोटिस कर रहा था। हरेला में जो हमारी टीम के मेंबर्स हम लोग नोटिस कर रहे थे। एंड बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा था कि हमारा नजरिया बहुत, रिसोर्सेस को देखने का हमारा नजरिया बहुत अलग है। देखिए, मतलब कहने का मतलब ये ऐसे, देखो जब मैं पिथौरागढ़ इंटर होता था तो घाट की नदी देखता था, तो उसके साइड में जब मतलब घाट की नदी देखता था, और जो तो मेरे को लगता था यार इसके किनारे जो रेत का पूरा मैदान सा है, क्यों ना इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा काम किया जाए, मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म जैसे बोलते हैं। हालांकि उसके बहुत वो कॉन्फ्लिक्टिंग है वैसे टर्म भी, लेकिन फिर भी यहाँ मतलब क्यों ना कुछ इंटरेस्टिंग सा इसमें हो सकता है। वहीं पे जो नजरिया पिथौरागढ़ में ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं, उनका नजरिया था कि सारी की सारी रेत बेच दी जाए, है ना। तो देयर इज अ बिग कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज कर रहे हैं। जब हम जंगलों में घूम रहे थे तो यहाँ जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, मतलब जिनका एक्सपोजर उतना ही है, कहना चाहिए अनफॉर्चुनेटली कई लोगों का, वो ये देख रहे हैं कि भैया क्यों ना ये सारे जंगल को काट के लकड़ी बना के, तख्ते बना के बेच दिया जाए। तो हमें लग रहा था कि यार यहाँ नेचर ट्रेल्स करा सकते हैं, यहाँ पर दुनिया भर के ऑर्किड्स हैं, यहाँ पर बर्ड डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है, ये कर सकते हैं। जब हम खेत देख रहे थे तो ऑब्वियसली अभी भी पहाड़ों में कई जगहों पे प्लॉटिंग हो गई है, और बाहर से लोगों ने आके यहाँ पे बड़े बड़े विलाज और कॉलोनीज खड़ी कर दी है कई जगहों पे, टूरिज्म और उसके नाम तो मतलब हम सोच रहे थे क्यों ना इस पे कोई आज के कंडीशंस को हिसाब में रखते हुए खेती की जाए और इंटरेस्टिंग कोई प्रोग्राम किया जाए। तो नजरिए में बहुत डिफरेंस था, है ना। और कहने का मतलब है कि जहाँ एक तरफ से रिसोर्सेज हमारे हाथ से छूटते जा रहे थे, उन्हें देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। वहीं जब हम लोग मैं आ रहा था और हमारे साथ के लोग आ रहे थे, हमारा नजरिया कुछ और था। तो हम समय समय पे यही कोशिश कर रहे थे आपस में डिस्कस करके भी, क्यों ना हम रिसोर्सेज के जुडिशियस यूज के बारे में हम सोचें, जिसे हम बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वो सब कुछ भी बोलते हैं। और न सिर्फ हम सोचें बल्कि हम कुछ करके भी दिखाएं, सो दैट और लोग उसको फॉलो करके अगर उन्हें सही लगता है तो वो न सिर्फ अपना लाइवलीहुड संभाल सकें, साथ ही साथ जो है कि उससे कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्सेस का भी भला हो।
है ना। और जब रिसोर्सेस का भला होगा तो हमारा भी अल्टीमेटली भला होगा ही। कहने का मतलब है नदियां, जंगल, जमीन और ये सारी चीजें। तो ये बदलाव हम लोगों ने खासकर इस दौरान देखे। और अगेन वो ही बेस है हरेला को फॉर्म करने का, बनाने का। और जो एक क्वेश्चन तुम्हारा शुरू में था कि कोरोना को लेकर, हाँ बदलाव हुए हैं, बट और उससे बट दे आर विजिबल बदलाव, यू नो। हम देख रहे हैं यमुना साफ हो गई है, हम देख रहे हैं बहुत दूर से हिमालय दिखने शुरू हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत जगहों पे जो है वाइल्ड लाइफ वापस आ रही है, वो वापस से अपना जो पुराना उनका हैबिटेट है उसको रिक्लेम कर रही है। बिल्कुल। बट आई वुड से दे आर विजिबल चेंजेस राइट नाउ। लेकिन इस ओवरऑल लॉकडाउन का, इस ओवरऑल जो कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में जो चेंज हुआ है, या एक तरह से सो कॉल्ड डेवलपमेंट को एकदम से पॉज हुआ है काफी समय तक, मतलब 2-4 महीने का, उससे लेकिन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या जो ग्लोबल जो सिनेरियो है पूरा टेम्परेचर राइज और क्लाइमेट चेंज में, उसमें कितना फर्क पड़ रहा है ये अभी स्टडी करना बाकी है। क्या इसका उस पर असर पड़ा है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखो कोरोना के कॉन्ट्ररी या उसके साथ साथ देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अगेन। ठीक है, ये विजिबिलिटी और एयर क्वालिटी वगैरह सब थोड़ा बहुत ठीक हुआ है हर जगहों पे, वो अच्छी बात है। बट इफ यू सी, चक्रवात आ रहे हैं भयंकर, साइक्लोन्स आ रहे हैं। अभी मुझे कल ही पता चला कि लक्षद्वीप में अगेन वहां पे जो है, जो वहां की रीफ है वो ब्लीच होना शुरू हो गई, वहां का कोरल रीफ अगेन वहां मरना शुरू हो गया। अच्छा। और और यहाँ हम देख रहे हैं लोकस्ट आ रहा है उतना भयंकर, मतलब 25-27 ईयर्स बोल रहे सबसे बड़ा है। तो आई मीन देखा जाए तो जहाँ कुछ चीजें ठीक हमें दिख रही है, हो रही है इसकी वजह से, लेकिन क्या इस लॉकडाउन का ग्लोबल मतलब क्या ही इनफ था, या फिर इसका क्या ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है और जो बड़ी चीजें उन पे कितना फर्क पड़ा है अभी और समझना बाकी है। बिल्कुल चीजें इतनी आसान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे आप कह रहे थे कि अब कुछ पहली बार सहारनपुर से हिमालय दिखे, और ये 30 साल में पहली बार। और ये हमारे लिए एक अनुस्मारक है कि जो हिमालय है वो सिर्फ हमारा नहीं है, सिर्फ पहाड़ी राज्यों का नहीं है, इसीलिए उत्तर प्रदेश भी हमारा एक हिस्सा होता था एक समय के लिए। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मनोदा कि जो हम अभी चेंजेस देख रहे हैं कि कुछ ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है पर्यावरण के लिए। शायद से ये पूरी तरह से हमें ये नहीं बताता कि ठीक है अब पर्यावरण ठीक है, पर मे बी ये हमें थोड़ा बताता है कि अच्छा अगर हम इस तरह के कदम लें तो क्या पता हमारा इम्पैक्ट ज्यादा रह सकता है। और जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सतत विकास, इसका मतलब ही यही है कि आप दुनिया को ऐसा छोड़ो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया उनके लिए बेहतर हो। जिस स्थिति में आपने दुनिया पाई उससे अच्छी स्थिति में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ो। तो शायद से इस लॉकडाउन के समय में हमें पता चल गया है कि हमारी वजह से, जो मतलब हम लोग हैं, हमारा समाज, कम्युनिटी, ह्यूमंस जो हैं, हमारी वजह से पर्यावरण पे क्या इम्पैक्ट पड़ता था। और थोड़े से 2-3 महीने के समय ने हमें बता दिया है कि हम जब हट गए हैं तो पर्यावरण वापस कैसे वापस आ सकता है। और ये शायद से हमें बस एक थोड़ा सा नजरिया देता है कि अगर हम इस तरह के संरक्षण के मेजर्स को चालू रखें तो क्या पता हम क्लाइमेट चेंज और नेचुरल डिजास्टर जैसी चीजों को किस तरह से कॉम्बैट भी कर सकते हैं, किस तरह से उनको कम भी किया जा सकता है। तो आई थिंक इसी बात को आगे लेते हुए मनोता, क्योंकि हम आज भविष्य की भी बात कर रहे हैं और हम पिथौरागढ़ की बात कर रहे हैं, हम पहाड़ की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जब हम विकास की बात करते हैं तो पहाड़ और मैदान में बहुत फर्क है। जिस तरह का विकास आप सोच सकते हो हल्द्वानी, दिल्ली, देहरादून, तराई में हो सकता है, वो पहाड़ में बहुत अलग तरीके से होता है, क्योंकि पहाड़ के अलग संसाधन है, अलग चुनौतियां आती हैं। और ऊपर से जैसे आप बता रहे थे अब बदलाव भी कितना आया है। शायद से आपने मेरे को बताया था कुछ समय पहले कि एक समय पे पिथौरागढ़ केवल नमक इंपोर्ट करता था, आज के दिन में काफी सारी चीजें जरूरत की बाहर से आती हैं। तो जब हम भविष्य के बारे में बोलते हैं, अभी काफी लोग तनाव में भी हैं, स्पेशली जो युवा वर्ग है हमारे, क्योंकि काफी लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के वापस आए हैं, काफी लोग अपनी नौकरियां छोड़ के वापस आए हैं। सबके प्रश्न यही है कि आगे जाके हम क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या काम कर सकते हैं, किस तरह की नौकरियां होंगी। और मैं जानती हूँ कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं विकास की, सतत विकास कैसे हो सकता है, तो आपका एक यूनिक, एक अद्भुत नजरिया है
कि इकोनॉमी और इकोलॉजी मतलब जो अर्थव्यवस्था है और पारिस्थितिकी जो है पर्यावरण, दोनों साथ में ही चलेंगी तभी हम आगे का भी सोच सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि 1 साल में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, 30 साल में आगे क्या होगा, वही वाला नजरिया लेके ही अगर हम आगे का प्लानिंग करेंगे तो शायद से तभी हम अपने आप को, अपने परिवारों को, अपने समाज को और अपने पर्यावरण को साथ में लेके आगे चल सकते हैं। तो आपका कुछ भी सलाह होगा, आप क्या सोचते हैं कि आगे जाके पिथौरागढ़ में अगर आजीविका के बारे में सोचना है, स्पेशली युवा वर्ग को, तो उनको क्या करना चाहिए? हमें क्या हमें क्या समझना चाहिए ताकि हम आगे का भविष्य साकार बना सके इन सब चीजों को मन में रख के? ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली इस पे तो वाकई में बहुत अलग से और बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा एक इंसाइट देने की कोशिश करूंगा। वो ये कि देखो, सबसे पहले तो हालांकि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जब इकोनॉमिस्ट नहीं तो बोल रहा हूँ, तो बट आई ऑलवेज हैड इंटरेस्ट इन इकोनॉमी। हमेशा चाहता था मैं इकोनॉमिक्स समझूं और ये सारी, एंड सो इज द रीजन मैंने, यू वोंट बिलीव, तो मैंने बाद में आइडिया के ऐड में ही सुना था कि अच्छा बायोलॉजी के साथ इकोनॉमिक्स भी, तो मैंने 12th में बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन लिया था। तो ठीक है, तो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स। हालांकि उसको मैं वैसे कैरी नहीं कर सका, बट इकोलॉजी, बट उसके बाद जो मैं इकोलॉजी ज्यादा पढ़ा, वाइल्ड लाइफ ज्यादा पढ़ा, रिसोर्सेज के बारे में ज्यादा पढ़ा, तो जब मैं ये इकोलॉजी को पढ़ रहा था अपने कॉलेज में, अपने स्कूल पे, अपने जॉब के दौरान और ये सारी चीजें, पैरेलली जो मेरी समझ इकोलॉजी की हो रही थी और जो इकोनॉमिक्स की हो रही थी, तो आई मीन बहुत सी डेफिनेशंस तब मैंने उस समय भी मेरी डेवलप हो रही थी, और आज वो मेरी समझ थी कुछ हद तक कहना चाहिए वो कोरोना ने, मतलब क्या कहना चाहिए, उनको प्रूव कर दिया कि मतलब हाँ शायद मैं ठीक सोच रहा था। और वो क्या मैं सोच रहा था, मैं ये समझता हूँ कि हम जिस इकोनॉमी की बात करते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली बोलूंगा कि हम शायद एक बहुत फेक इकोनॉमी को जीते हैं। ठीक है, जब मैं इसे फेक इकोनॉमी बोलता हूँ तो वो इसलिए, जैसे आज पूरी दुनिया इस चीज में डरी हुई है कि अब इकोनॉमी रुक गई है, क्या हाल होगा, जॉब्स का क्या होगा, लोग बहुत मर जाएंगे और ये सारी चीजें। अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वैसा देखा जाए तो, मतलब आज ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया से पानी गायब हो गया कि अब आदमी पिएगा क्या, पिएगा, प्यास से मर जाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि पूरी की दुनिया जो है, जो हमारी जमीन है वो बैरन हो चुकी है। मतलब अभी भी आप अगर पानी डालो, खाद डालो, तो चीजें उग रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि जंगल खत्म हो गए सारे के सारे। तो कहने का मतलब बेसिक्स तो अपनी जगह पे है ही, जिससे आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ, आपके अय्याशियों के लिए जो चीजें बनी है, मतलब उनको पे स्टॉप लग गया, मतलब ठीक है। अय्याशी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए ना कि जो बेसिक्स है, वो बेसिक्स पे जो कोरोना है या जो पूरा जो मतलब पीरियड है, मुझे लगता है इसको ऐसे समझना चाहिए कि आपको अपने बेसिक्स की तरफ इसने समझाने की कोशिश की है कि जिंदा रहने के लिए ना भाई हवा चाहिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, और जिंदा रहने के लिए आपको स्पेस देना पड़ता है दूसरे को भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ही हर जगह खड़े रहो, यू हैव टू गिव स्पेस, है ना। जैसे इंटरव्यू है तो इसमें तुम ही नहीं बोल सकते हो ना, जैसे मैं नहीं बोल सकता हूँ, या फिर यू नो दे कांट बी जस्ट वन पार्ट, मतलब आपको सबको उनका बराबर स्पेस देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये जो पीरियड है कोरोना का, ये हमें इससे हमें यही सीखना चाहिए कि हम सभी को पहले तो अपने बेसिक्स को समझना चाहिए और उस ओर जाना चाहिए। और जब मैं बेसिक्स बोलता हूँ तो फिर बात आती है रिसोर्सेज की। जी। आप अपने हवा, पानी, खाने के बारे में सोचिए। अच्छा, हवा और पानी का तो चलो ठीक है, वो हम उसके बारे में एक अलग तरह से होता है, लेकिन जब मैं खाने की बात करता हूँ, सो इसका मतलब आता है एग्रीकल्चर से। ठीक है, हम में से कितने लोगों को पता है धनिया कैसे उगाते हैं, हम में से कितने लोगों को पता है कि मिर्च कैसे उगाते हैं, बेसिक चीजें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जी जी हम जी तो सिर्फ बाजार में 5 रुपए या 10 रुपए या फिर कुछ रुपए देकर खरीदते हैं, बट वो कैसे आता है, वो कैसे, मतलब हमें ये चीजें सीखने और जानने की जरूरत है। क्योंकि अच्छा, इसको हमें ऐसे भी समझना चाहिए, आज जब पूरी दुनिया में इस तरह का पूरा इश्यू आ रहा है, तो अब ये समझिए हम अभी तक फिलहाल फिर भी थोड़ी बहुत सही स्टेज में इसलिए हैं क्योंकि अभी भी भारत का जो जो फूड एंड एग्रीकल्चर जो मंत्रालय बोला, हमारे पास इतने टन्स ऑफ ग्रेन्स हैं अभी, तो किसी ने तो उगाया है ना, किसी फार्मर ने उगाया है, यानी आपके पास खाने का जुगाड़ है अभी, जी काफी समय तक।
शायद हम अभी कहूँ तो शायद हम एक्सपोर्ट भी कर सके कुछ बहुत, तो हम इतने ज्यादा करोड़ होने के बावजूद भी। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि हालांकि अभी भी इकोनॉमी का जो बहुत बड़ा पार्ट है, सो कॉल्ड इकोनॉमी, जिसमें फेक इकोनॉमी कह रहा हूँ, उसका एक बहुत छोटा पार्ट या इसका एक बहुत उतना बड़ा पार्ट नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से कितना शायद 30% या 20% पार्ट ही जो है वो एग्रीकल्चर से आता है। लेकिन आप ये समझिए यही पार्ट ने पूरा भी देश संभाला हुआ है। बिल्कुल मतलब कम से कम आपको खाने को मिल रहा है। तो मेरे करेक्ट। कहने का मतलब है कि हमें अपना पहले जो बेसिक है, जो अपना एग्रीकल्चर है, अपना जो फूड है, वो कहाँ से आता है, उसके लिए क्या चीजें जरूरी, इनके बारे में सीखना समझना बहुत जरूरी बिल्कुल है। ऐसे में कई लोग अब शायद ये समझने लग जाएं, समझें कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर कोई खेती करेगा, करना शुरू करे। देखिए ये पॉसिबल तो नहीं है, बिकॉज हर एक के पास अपनी जमीन नहीं है, हर एक, और खेती करने की जो कंडीशंस है वो बदल चुकी है। लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि हमें जो है जब इस तरह का कंडीशन आ रहा है, तो आपको लेकिन पहले तो समझना पड़ेगा जरूरी क्या है लाइफ में जीने के लिए। और करेक्ट। वंस उसका सिक्योरिटी जब हो जाता है, तब जाके फिर हम कोई और दूसरी चीज प्लान कर सकते हैं। पहाड़ों में खासकर जब हम अभी वापस आ रहे हैं, तो यह कंडीशंस बदली हुई हैं। आप ये मानिए कि हमारे वो जो पुराने बीच थे वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें बहुत बदली हुई है। कभी भी ओले गिर पड़ रहे हैं, कभी भी कुछ हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो लेकिन इम्पोर्टेंट है कि आप समझें, उसका फिर ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें चीजों को लेकर, जी है ना? बिल्कुल कि हम कैसे खेती करते थे, क्या करते थे। उसके बाद देन यू हैव टू बी इनोवेटिव, या इसे बोलना चाहिए अडेप्टेबिलिटी, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। कि भाई अब हमारे पास ये था, ये चीजें ऐसे हुआ करती थी, लेकिन आज जो चीजें बदली हुई हैं उसके हिसाब से हमें ये इनोवेशन की जरूरत है। आपको उस इनोवेशन पे काम करना पड़ेगा। जब आप इनोवेशन बोल रहे हो तो उस इनोवेशन पे भी बहुत ढेर सारे काम फिर निकल के आ जाते हैं। मान लीजिए हम किसी मशीन को बना, हमें लगता है कि अभी यार हमें ये मशीन जरूरत पड़ेगी इसकी एग्रीकल्चर में, तो देन इट मेक्स अ डिफरेंट हब, जहाँ पे कि लोग नई मशीन्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर में हेल्प कर रहा है ना? राइट। ऐसे ही फिर उसके बाद फिर बात आता है इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि खासकर मैं अभी पहाड़ के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। लेकिन देखा जाए तो खैर मोर और लेस सभी जगहों पे बराबर ही होता है, लेकिन पहाड़ों में थोड़ा ज्यादा है। इम्प्लीमेंटेशन विद लॉट्स ऑफ पेशेंस, आपके पास धैर्य होना चाहिए कि पहाड़ों में अगर आपको चेंज देखना है किसी भी रूप, किसी भी मामले में, तो इट टेक्स टाइम। तो आपका वो इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा उन इनोवेशन को, नई चीजों को, एंड देन इट मे हैपन, देन इट मे वर्क, राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो करेक्ट। जो मैं तीनों चीजें बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन, इनोवेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, तो इनके बीच में बहुत से ऐसे गैप्स हैं, इनको जोड़ने वाली बहुत सी कड़ियां हैं, जहाँ पे वो लोग जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर में नहीं है वो इसके साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो नए इनोवेशंस में हो। ऐसे बहुत सी नई नई चीजों के ऊपर लोग जुड़ सकते हैं, और कुछ लोग डायरेक्ट इनटू एग्रीकल्चर, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ अभी सबको सोचना चाहिए। लेकिन मैं फिर बिल्कुल बोल रहा हूँ सही। कि जिस तरह से एग्रीकल्चर होती आई है, ऐसे काम नहीं बनेगा, हमें इनोवेट। करेक्ट। तो ये मैं चाहूंगा कि यहाँ पे शायद लोगों को ज्यादा सोचना चाहिए। और अगर हम इस चीज को सिक्योर कर सके, और जैसे यू आर सेइंग कि हम पहले जो है मतलब पहाड़ की इकोनॉमी डेफिनेटली ऐसी कभी नहीं रही कि हम यहाँ पे इतना ज्यादा अन्न उगा लें कि हम दूसरों को खिला सके, लेकिन हम यहाँ डेफिनेटली इतना उगा सकते थे कि हम खुद को पाल सके ढंग से। और सिर्फ हम नमक के लिए जो उस समय ट्रेड करते थे, आज से 40-50 साल पहले तक ये हाल था। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि हम लोग अगर अपने रिसोर्सेस को समझें, उसके बारे में इंफॉर्मेटिव हो, उनके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढंग से इकट्ठा करें, इनोवेटिव हो, नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सके और अडेप्ट करें चीजों के साथ, क्योंकि आज वो कंडीशंस नहीं है जो आज से 40 साल पहले। आज के हिसाब से करें एंड देन उनको इम्प्लीमेंट करें पूरी युवा शक्ति के साथ, तो और होश और हवस के साथ, आई थिंक वी कैन अचीव समथिंग। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनुदा। आई थिंक मेरा तो यही मानना रहता है कि जो चुनौती आती है उसी में से अवसर भी निकलता है, उसी में से नवाचार भी निकलता है। वो जो बोलते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड मे बी इवन इनोवेशन। तो हमें अपनी दुनिया को समझने की जरूरत है, हमारी अपनी आज की जरूरतों को समझने की जरूरत है, और उसके हिसाब से आजीविका चुनने की जरूरत है। जिन चीजों की हमें आज जरूरत है, वो हो सकता है हमारे जो पड़ोसी हैं, जो हमारे समाज में दूसरे लोग हैं, उनको भी उन्हीं चीजों की जरूरत है आज। तो जो हमारे आज के चलते हुए इकोनॉमिक मॉडल्स आ रहे थे, उनमें हम थोड़ा सा बदलाव कैसे ला सकते हैं। तो जैसे आप कह रहे हैं, ये बहुत एक दूसरी और लंबी चर्चा है, पर जरूर आई थिंक आज के दिन में,
आज के युग में हम जरूर सोच सकते हैं कि हम अपने लोकल लेवल पे, जो अपना स्थानीय लेवल पे, हम कैसे इन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो कृषि के थ्रू हो, एंड जैसे आपने कहा कृषि से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जैसे मैं जानती हूँ कि अभी उत्तराखंड में टूरिज्म की वजह से बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि उत्तराखंड काफी हद तक टूरिज्म पे डिपेंडेंट था, पर फिर भी आज के दिन में भी, लॉकडाउन के दौरान भी धार्मिक पर्यटन के लिए लोग फिर भी उत्सुक हैं। तो हम उसको कैसे समझें और उसको उसमें कैसे बदलाव लाए, या जिस तरह से लोग अपना छोटे छोटे मोटे होम स्टे करते थे, उसमें भी जब हम आगे की सोचे, अभी की नहीं, 1 साल बाद 2 साल बाद, तो हम उसमें कैसे अपनी स्थानीय उपज, अपने कल्चरल हेरिटेज को मिलाएं, ताकि एक सामाजिक तौर पे कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन के मॉडल से टूरिज्म हम वापस लाएं, और ऐसे नहीं कि हम थोड़ा सा अनसस्टेनेबल मॉडल तक जाएं। तो इसमें भी अवसर जरूर है, और एग्रीकल्चर में भी हम समझे कि अच्छा ये खाना कहाँ से आता है, कहाँ से मंडी तक कैसे पहुंचता है, हमारे गांव में वापस कैसे पहुंचता है। तो जानकारी ही पहला कदम है, और जैसे आपने उसके बाद बोला, हमें इनोवेट करना पड़ेगा। जो कल के पुराने मॉडल्स थे वो शायद से आज और कल काम नहीं आएंगे। तो भविष्य के बारे में जरूर आई थिंक ये एक इसको हम अवसर बना के देख सकते हैं। एंड जैसे आपने बोला, आई थिंक युवा शक्ति यहीं पे चैनल हो सकती है। यंग लोग जो होते हैं सुपर काफी मोटिवेटेड रहते हैं, काफी नई चीजें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है। तो अगर हम इस समय पे सही राह पकड़े और समझें कि हमारे भविष्य के लिए क्या चाहिए, तो उसी हिसाब से अपनी रुचि, कौशल और समाज की जरूरत के हिसाब से हम कुछ नए नए तरह के इनोवेशन और नवाचार भी कर सकते हैं। अब इस बात पे मनोदय, मैं जरूर इस वाले टॉपिक पे तो आपसे आगे भी बात करूंगी, और हम इस पे भी आगे सेशंस रखेंगे फॉर श्योर, क्योंकि ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर अभी क्योंकि हमारा समय भी थोड़ा कम है, मैं बस आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहती थी, क्योंकि आप युवाओं के साथ काम करते हैं, हरेला के साथ आपने इतना अच्छा काम करा है पिछले 8 सालों से। मैं बस आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो युवा वर्ग है अभी पिथौरागढ़ के, उनको अभी किस तरह की सपोर्ट की जरूरत है। अगर कोई जैसे किसी भी करियर में जाना चाहे, जैसे कुछ अगर हट के करियर में जाना चाहे, जैसे वन्य जीव संरक्षण हो गया, या प्राकृतिक या एनवायरमेंट कंजर्वेशन हो गया, तो वो कैसे कर सकते हैं, उनको कहाँ पे जानकारी मिलेगी, वो कहाँ जा सकते हैं, उनको कैसे पता चल सकता है कि अच्छा इस फील्ड में किस तरह का स्कोप है। तो आप इस पे थोड़ा सा अगर सलाह दे सकते हैं। जो अभी प्रेजेंट कंडीशंस हैं उनके हिसाब से तो मैं सबको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में करा था, कहने की कोशिश की थी, वो ये कि मुझे भी ये नहीं लगता कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं नए नए फील्ड्स को लेकर, चाहे हम कंजर्वेशन की फील्ड में ही काम करना चाह रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि हमें बेसिक्स की तरफ समझ अपनी विकसित करनी चाहिए और थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए। दिस आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, बट मेरी जो समझ है इकोनॉमी को लेकर वो यही है कि दिस इकोनॉमी इज गोइंग टू फेल, बैंक्स आर गोइंग टू फेल, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू फेल। मतलब जो हमें लगता था कि हम यहाँ पे जाकर करियर बनाएंगे, या फिर ये कंपनी में हम काम करेंगे, या फिर फला फला चीज पे, बहुत सी चीजें अभी क्रैश होने वाली हैं, क्योंकि लिंक्स टूट चुके हैं। उनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो बिल्कुल अब अलग हो चुका है। जैसे बहुत सिंपल सा अगर मैं बात बोलूं कि बहुत से जो लोग अभी हमारे बड़े बड़े शहरों में हमारे कामगार मजदूर काम कर रहे थे, वो सबके सब वो शहर छोड़ के आ चुके हैं। तो उनसे जुड़ा हुआ सारा जो काम था, है ना, जो कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, वो जो नीचे से बिल्कुल सपोर्ट कर रहे थे, वो सब हट चुका है वहां से। तो जब नीचे ही नहीं रहेगा तो फिर जो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर है वो उससे क्रैश होना ही है। तो ऐसे अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, उसके डिटेल में हम जाएंगे तो बहुत अलग सेशन हो जाएगा और वो अलग ही एक बात है। लेकिन फिर कह रहा हूँ, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करिए और अपने आसपास जो चीजें और बदलाव हो रहे हैं उन चीजों को आप समझिए कि अभी हम जो प्लान कर रहे थे अब चीजें बदल चुकी हैं। और जिंदा रहने के लिए अभी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम सबके सामने, हम कैसे जिंदा रहें। ठीक है, हम किस तरह से, आज तो हमें खाना मिल रहा है, आज तो हमें चीजें मिल रही हैं, अभी तो किसी किसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है, सप्लाईज हो रही है, बट इन सब चीजों में धीरे 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 बहुत धीरे नहीं कहूंगा, विद इन मंथ्स, मतलब वी विल सी ड्रास्टिक चेंजेस। बहुत चीजें गड़बड़ाने वाली हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा हाँ, दूसरा एक चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर एक कंडीशन और पॉजिटिव कंडीशन में इमेजिन करते हैं कि कोरोना का वैक्सीन मिल जाता है और सारे लोग फिर बाहर निकल के काम करते हैं, आप समझिए ये भी बहुत खतरनाक होने वाला है इमीडिएट। क्योंकि है क्या कि हम जैसे ही उस चीज को दोबारा से, मतलब जो जिस इकोनॉमी को मैं फेल बोल रहा हूँ, उसको हम जैसे ही दोबारा रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए हम जो भी कोशिशें करेंगे, तो उसमें
जो रिसोर्सेज का डिप्लीटेशन है और ज्यादा बुरी तरीके से मतलब हमारे हाथ से छूटने लगेगा। इसको मैं कैसे समझाऊं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी था और अभी वो साफ हो चुका है, ठीक है। अगर हम दोबारा से दिल्ली को वैसा ही बनाना चाहें जैसे वो था, तो आप समझिए दिल्ली इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो जाएगा कि आप वहाँ कोरोना छोड़िए, आप हवा से ही मर जाएंगे, वहाँ की हवा इतनी पोल्यूटेड हो जाएगी। ऐसा ही हम हाल दोबारा नदियों का करने लग जाएंगे। और ऐसा बहुत से रिपोर्ट्स में भी निकल के आया है कि जब इस इकोनॉमिक मॉडल को जिसको हम जीते आए हैं अभी तक, इसको हम दोबारा से जब रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर वैक्सीनेशन मिल जाता है, अगर चीजें अगर हम इस वायरस से का हमें कुछ आंसर मिल जाता है, तो वो एक दूसरी कंडीशन लाएगा जिसमें अगेन देयर विल बी अ बिग क्रंच, बहुत से इश्यूज और आएंगे सामने। सो ऐसे में हमें वाकई में अपने आसपास जो हमारे लोकली जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचना चाहिए, और उनके साथ हम कैसे रह के अपनी लाइवलीहुड चला सकते हैं, उनके साथ रह के हम कैसे, तो इस सेंस को हमने समझना चाहिए, मुझे लगता है। जी जी जी। और दिस इज द बिग इम्पोर्टेंट थिंग। और मुझे लगता है कि जो मार्गशाला है, जो कार्यक्रम है, इसमें अगर हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करें कि हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है और पहाड़ की इकोनॉमी को हम कहाँ ले जा सकते हैं, मतलब पहाड़ का जो लाइफ है हम उसे कहाँ ले जाना चाहिए, वहाँ के जो लोग हैं उनको, उनके साथ हमें कैसे, उनको ये सारी चीजें कैसे समझनी चाहिए, और साथ ही साथ क्या अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे कि हमें काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर मार्गशाला में हम ये सारी बातें भी हम करेंगे आगे, तो आई थिंक वी विल सम एटलीस्ट सम आंसर कि कहाँ पे हमें अभी फोकस होके काम करने के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसे और आपने यूथ को जहां तक मुझे लगता है बता, आप ये बोल रहे हो कि इनको क्या अभी के समय में, वैसे तो आज से 4 महीने पहले मैं कहूँ चीजें अलग थी जो आज की यूथ को चाहिए थी, लेकिन मैं कहूँ आज की यूथ को जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी बताना चाहिए, जो उनकी जरूरत है, वो है सच। आप इन्हें सच बताना बहुत जरूरत है, और आपका सच समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मेरा जो सच मुझे लगता है कि हर एक का अपना सच होता है, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो सच है, मुझे लगता है कि एज अ सीनियर मुझे उसे बताना बहुत ज्यादा जरूरी है उसको, जो अभी तक रियलिटी है। स्कूली कॉपी किताब, हाँ, जो अभी तक स्कूली सिलेबस में उलझा हुआ था या उलझा उसे जिसे वो अभी भी उलझाए रखने की कोशिश चल रही है, मुझे लगता है उन्हें सच बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वेयर वी आर एक्चुअली हेडिंग अप। तो और उस हिसाब से हमें क्या मॉडिफिकेशन अपनी लाइफ में अभी से करनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी भी आप ये समझ लीजिए कि जिंदा रहने के लिए ना अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप कंडीशन के हिसाब से विद इन अ टाइम फ्रेमवर्क अगर आप खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो आप मारे जाएंगे। मेरे ख्याल से हमें ये सोचना और इस पे विकसित, अगर मार्गशाला में, तो मैं तो ये भी बोलूंगा कि अगर हम इस तरह की सोच भी डेवलप कर सके ना लोगों में, कि हम समझ सके सच को, रियलिटी को, हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि अगर मुझे पता चल जाएगा ना मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो शायद मैं अपना रास्ता भी चूज कर सकूं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए इसके तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन लाइंस को भी अगर हम समझा सके इस मार्गशाला के अंतर्गत, तो भी बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनुदा। आई थिंक अगर हमें भविष्य का सोचना है तो बहुत जरूरी है कि जो हमारा अतीत है हम इसको अच्छी तरह से समझें कि अभी क्या हमारी चुनौतियां हैं, इसका समाधान किस तरह से किया जा सकता है, इस तरह से, ताकि स्थानीय हमारे लोकल लेवल पे हमें हम इसको थोड़ा बेहतर कर पाए। एंड मैं आपके साथ कंप्लीटली सहमत हूँ कि आई थिंक मार्गशाला में हमारी भी यही कोशिश है कि हम आज के धरातल का जो रियलिटी है उसको समझें और उसको लेके आगे जाके निश्चय बनाएं। इसीलिए जानकारी इतनी जरूरी होती है, इसीलिए लोगों से बातचीत करना, लोगों से जानकारी लेना, जो लोग बहुत सालों से अनुभव दे रहे हैं उनसे समझना क्या नजरिया है। ये नहीं कि अच्छा ठीक है हमने ये सीखा है कि ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे काम करना चाहिए, जो बातें सुनते हैं हम वो हमेशा सही नहीं होती। तो सही जानकारी और सही अनुभव के साथ ही आई थिंक निर्णय लेना कि आगे जाके क्या करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। एंड बिल्कुल आई थिंक मार्गशाला के द्वारा हम यही करना चाहते हैं, एंड आप भी उसमें एक मार्गदर्शक रहेंगे। ऑफकोर्स मैं भी हूँ और हमारे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग सेक्टर से भी आके मार्गदर्शन देंगे और ये भी बताएंगे कि अभी के समय में वो अपने सेक्टर में क्या बदलाव देख रहे हैं, उनको क्या लगता है कि उनके सेक्टर में क्या प्रभाव पड़ेगा कोरोना का। उससे भी हम थोड़े जानकार होके फिर जो कहते हैं इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, जानकारी के बेसिस पे हम अपने आगे की निश्चय ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मनुदा। और जो भी लोग हमें आज देख रहे हैं उनको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि मार्गशाला एक ऐसा ही कार्यक्रम है जो आपको अच्छी तरह से स्थिति बताएगा कि अभी की क्या स्थिति है और आगे जाके आजीविका, करियर, लाइवलीहुड्स की क्या स्थिति हो सकती है, और आपको इस तरह की सलाह देगा ताकि आप अपने लिए सोच पाओ कि आप क्या कर सकते हो अपने लिए और अपने भविष्य को साकार बनाने के लिए।
तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सारे डिटेल्स इस वीडियो के साथ होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मनुदा, आपके साथ बात करके आई थिंक मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छा अनुभव रहता है। मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे बात करके। एंड मेरी आशा है कि जिन भी बातों पे हमने आज बात करी है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट बातें करी हैं, मुद्दे ऐसे उठाए हैं जो बहुत जरूरी है इनके बारे में थोड़ा और गहराई में जाना। और हम ये जरूर करेंगे, मार्गशाला के सेशंस जो रहेंगे इनमें हम जरूर, चाहे वो इकोनॉमी हो या इकोलॉजी हो, इन सब पे ज्यादा आगे जाके भविष्य का भी और प्लानिंग करके सोच अपनी और अपनी जानकारी भी बढ़ाएंगे। तो मैं आपको इनवाइट करूंगी कि आप हमारे सेशंस में जुड़ते रहिएगा। एंड आज के लिए इतना समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच। एक आखिरी चीज आद्या मैं बोलना चाहूंगा सारे लोगों के लिए कि बिल्कुल व्हेन वी स्टार्टेड दिस कन्वर्सेशन मैं आपको बता रहा था कि यार जब हम लोग कॉलेज में थे ना, हमें बताने वाला कोई नहीं था। मतलब ठीक है, कुछ एक आध टीचर्स हमें मिल गए जो कॉलेज में ढंग से पढ़ा देते थे, या फिर वो बेचारे हमें अच्छे से नोट्स दे देते थे। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट ओनली थोड़ा थोड़ा मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सका और अपने फील्ड में कर सका जो मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन अभी यहाँ पे ना देयर आर पीपल हु आर कमिंग एट योर डोर, जो आपको गाइड करना चाहते हैं, जो आपको गाइड क्या इनफैक्ट आपके यहाँ बात करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली करना तो आपको ही है, जो भी यूथ इससे जुड़ेगा मार्गशाला में। लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि आपको ऐसे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, स्पेशली इन पिथौरागढ़। हम बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, काफी दूर माना जाता है पिथौरागढ़ को। तो कहने का मतलब है कि जब ऐसी सिचुएशन में आपके, और कोरोना अभी सब कुछ चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास कुछ लोग आना चाहते हैं, who want to discuss with you, आपके साथ आपके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो प्रेजेंट सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। एंड who want to be your friend, मतलब जो आपको एक दोस्त की तरह, आपके एक भाई की तरह, आपको एक पेरेंटिंग की तरह, मतलब आप एक टीचर की तरह जो है गाइड करना चाह रहे हैं। सो इट्स अ वेरी बिग अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप प्लीज रजिस्टर करिए। और यहाँ पे हम समझेंगे कि हमें कैसे करना है। मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं नहीं मानता मैं किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हूँ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम बात जरूर करके एक चीज पे फोकस ऑन होके हम डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये बेहतर रहेगा शायद अभी के हिसाब से, या हमें ये करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से आपको और लोग मिलेंगे। तो आप जितने भी यूथ है पिथौरागढ़ में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, बिकॉज हमें हमारे समय में बताने वाला कोई नहीं था, यहाँ पे है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मनुदा। एंड हम लोग भी बात करते रहेंगे। एंड जरूर आप www.margshala.com पे जाके इस प्रोग्राम के बारे में और जानिए, हमसे संपर्क करें। आपके कुछ भी प्रश्न होंगे तो हम खुशी खुशी सारे आंसर करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो आवेदन फॉर्म भी वेबसाइट पे ही है। थैंक यू। ठीक है।